सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। नमस्कार। सरगम के सितारे इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पार्श्व गायिका सौम्या राव से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। आइए सुनते हैं। दोस्तों, सरगम के सितारे प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है आज के हमारे इस प्रोग्राम की सितारा गायिका सौम्या राव का, जो इस वक्त हमारे समक्ष मौजूद हैं। सौम्या जी, सरगम के सितारे प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती की ओर से और हमारे सुनने वालों की ओर से। थैंक यू। सौम्या जी, ये बताइए कि जैसा आपका नाम है सौम्या राव, बड़ी सौम्य सी लगती हैं माना, लेकिन आपकी जो गायकी है साउथ में कहा जाता है कि हॉट सिंगर है और आपकी जो गायकी का स्टाइल है उसको हॉटेस्ट सिंगिंग स्टाइल बताया जाता है। आप कितना सहमत हैं इससे और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? ऐसी उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने जो पहले गा रही थी लेकिन एक तेलुगु मूवी आया जिसमें मैंने वेरी एनर्जेटिक सॉन्ग गाया था और उस गाने की वजह से वो इतना फेमस हो गया वो गाना। तो सब लोग जो भी उसके बाद मुझे गाने मिलने लगे उसी किस्म के गाने मिलने लगे। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि वो ऐसे टाइप का गाना गाती है। लेकिन यहाँ बॉम्बे आने के बाद मुझे सिर्फ सॉफ्ट सॉन्ग्स मिले हैं। एक दो ही गाने ऐसे मिले हैं जो आइटम नंबर कहला सके। तो यहाँ ये हाल है, वहाँ वो हाल है। तो एक्चुअली मैं बीच में फंस गई हूँ, ना यहाँ का ना वहाँ का, या फिर शायद ऐसे भी बोल सकते हैं इफ आई लुक एट इट पॉजिटिवली। वो गाना कौन सा था? गा के सुनाइए ना। वो तेलुगु गाना था नागार्जुन और तब्बू पे। उसका नाम था ग्रीक वीरुडू। एक लाइन सुनाती हूँ आपको। जरूर। గ్రీకు వీరుడు నా రాకుమారుడు కలల్లోని ఇంకా ఉన్నాడు డ్రీమ్ బాయ్ ఊరని పేరని జాడనే చెప్పడు। ऐसे गाना था। तो ये गाने के बाद बहुत सारे ऐसे गाने मैंने गाए। देखिए, ये आपकी जो साउथ की गायकी का स्टाइल रहा है और वहाँ आप पहले से ही मकबूल रही हैं, फेमस रही हैं जी। और कहते हैं सुप्रसिद्ध हो चुकी थी। तो ये नई बात नहीं होती किसी गायक के लिए कि भाषा उसमें बाधा बने। लेकिन जहाँ तक बॉलीवुड की बात है या हिंदी फिल्म संगीत की बात है तो वो भी हम करेंगे, तफसील से करेंगे। पहले हम चाहेंगे कि एक अच्छा सा गीत हमारे सुनने वालों को सुनवा दिया जाए, उसके बाद बात करें। जी ठीक है, हम सुनवाते हैं कि मेरा जो पहला गाना था जंगल फिल्म से अय्यो अय्यो रामा, वो गाना सुनाइए प्लीज मेरे लिए। अय्यो अय्यो रामा हो गया हंगामा, चोरी से दिल मेरा जो कोई ले गया। अय्यो अय्यो रामा ओए हो गया हंगामा, चोरी से दिल मुझे जो कोई दे गया। छुप के छुपा के अपनी आंख लड़ी है, रात है छोटी लेकिन बात बड़ी है। ओए कैसे बताऊं कैसी मुश्किल घड़ी है, आगे जमाना पीछे दुनिया खड़ी है। अय्यो अय्यो रामा अय्यो अय्यो रामा ओए अय्यो अय्यो रामा अय्यो अय्यो रामा। अय्यो रामा हो गया हंगामा, चोरी से दिल मुझे जो कोई दे गया। छुप के छुपा के अपनी आंख लड़ी है, रात है छोटी लेकिन बात बड़ी है। ओ कैसे बताऊं कैसी मुश्किल घड़ी है, आगे जमाना पीछे दुनिया खड़ी है। अय्यो अय्यो रामा हो गया हंगामा, चोरी से दिल मेरा जो कोई ले गया। अय्यो
खिली है, चांद भी जवां है। कोई देखता है पलकें झुका के, आया है कोई बच के बचा के, छुप के छुपा के अपनी आंख लड़ी है। रात है छोटी लेकिन बात बड़ी है। कैसे बताऊं कैसी मुश्किल घड़ी है, आगे जमाना पीछे दुनिया खड़ी है। अय्यो अय्यो रामा हो गया हंगामा, चोरी से दिल मेरा जो कोई ले गया। अय्यो अय्यो रामा हो गया हंगामा, चोरी से दिल मुझे जो कोई दे गया। सौम्या जी, गाना तो बहुत ही अच्छा था और कहते हैं संदीप चौटा जी। ने अपना स्टाइल जब जमाया था इंडस्ट्री में जी। तो एकदम से उभर कर आए थे। जी। तो आप कितना प्रभावित हुई उनसे, और ये जब गाना आपको मिला तो जी। क्या क्या वाकयात हुए, सुनाइए ना, तफसील से सुनाइए। मैंने जंगल में उनके लिए गाया था 2000 में, लेकिन मैं उनके साथ ऑलमोस्ट 1994 से वर्क कर रही थी, उसके 5-6 साल पहले से, क्योंकि वो भी बैंगलोर से हैं और वो जब बॉम्बे इंडस्ट्री में आना चाहते थे तो वो वहाँ बैंगलोर में ढूंढ रहे थे कि कोई हिंदी गाने वाला कोई मिले, क्योंकि साउथ में हिंदी गा तो लेते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट बहुत गलत होता है, तो उनको ऐसा, और स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट होता है। कर्नाटिक स्टाइल हमारा साउथ में डिफरेंट होता है और यहाँ जो हिंदी गाने यूजुअली थोड़ा हिंदुस्तानी स्टाइल में गाते हैं या फिर वेस्टर्नाइज स्टाइल में, तो वो ढूंढ रहे थे कोई हिंदी गाने वाला। तो तब मेरी मुलाकात हुई उनसे और तब से मैं गा रही हूँ उनके साथ। और 2000 में जंगल जब शूट हो रहा था तब राम गोपाल वर्मा जी, उनका मैंने एक तेलुगु मूवी में गाया था पहले, 1 साल पहले, जिसमें ये गाना था छांगरे हंगामा करके। तो वो गाना वो जंगल में यूज करना चाहते थे एज अ ट्रिपलेट, वही ट्यून लेकिन एज अ ट्रिपलेट। वो मेरा सोलो था तेलुगु में। तो उन्होंने जब वो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो तब इंसिडेंटली मैं बैंगलोर से बॉम्बे आई हुई थी, मैं विजिट कर रही थी, तो मैं यहाँ थी, तो उन्होंने मुझे भी बुला के मुझसे गवाया। तो वो ऐसे ही हो गया गाना, ऐसा कुछ खास मुझे बुला के, इसलिए बुला के गवाया नहीं था। तो मैं यहाँ थी बॉम्बे में और संदीप जी ने मुझसे गवाया वो गाना। नहीं, कहा यह भी जाता है कि राम गोपाल वर्मा जब किसी भी अपनी फिल्म के हर डिपार्टमेंट में झांकने की कोशिश करते हैं जरूर, और देखते हैं कि संगीतकार भी क्या कर रहा है। जी। तो जब आपको इंट्रोड्यूस तो किया ही गया होगा कि ये गाना मैं इनको दे रहा हूँ, संदीप जी ने कहा होगा, तो क्या रिएक्शन था? जी, रामू जी के साथ मैं पहले भी वर्क कर चुकी थी मस्त फिल्म में, जो तेलुगु में डब किया गया था मस्त फिल्म को। तो उसके 2-3 गाने मैंने गाए थे और अच्छे गाने, जो आशा जी का गाया हुआ हिंदी में मैंने गाए थे तेलुगु में, और मैंने उर्मिला के लिए डब भी किया था तेलुगु में। मुझे तेलुगु भाषा तो नहीं आती, मैं सिर्फ बोल लेती हूँ बस, आई कैन जस्ट मेक पोलाइट कॉन्वर्जेशन इन तेलुगु, दैट्स ऑल। लेकिन उस फिल्म में उनको लगा कि मैं डब कर सकती हूँ, उनके जो असिस्टेंट थे, तो मैंने डब किया तो उनको पसंद आया वो भी काम। उसके बाद उन्होंने एक तेलुगु फिल्म बनाया था, उसमें भी मैंने गाया था। तो मेरी मुलाकात उसके जंगल फिल्म से पहले उनसे काफ़ी हो चुकी थी और मैं गा चुकी थी उनके लिए। और जंगल मैंने जब गाया तो वो मेरा पहला गाना नहीं था उनके लिए, मैं गा चुकी थी पहले उनके लिए। भाई, ये तो अच्छा अनुभव भी रहा होगा जी, कि बहुत अच्छा अनुभव हिंदी है। में अगर गाने का किसी को मौका मिलता है जी। तो एक कहा जाता है कि विस्तार मिल गया है। जी, वो तो सही बात है, लेकिन जब मैंने वो गाना गाया तो मैं इतना सीरियसली नहीं, मैंने बहुत मैं आज भी बहुत चिल्ड आउट हूँ, तब तो बहुत ज़्यादा ही चिल्ड आउट थी। तो मुझे ख़ास उतना लगा भी नहीं कि अरे मैंने हिंदी में गाया है और सब लोग सुनेंगे, ये सब मैंने सोचा ना। अब सोचती हूँ तो लगता है, तो हाँ, एक्चुअली मुझे लगना चाहिए था। उसका रिजल्ट आ रहा है ना। या क्योंकि आउटपुट जब मिलता है तो इंसान जी, को अच्छा लगता जी, है। जी। अच्छा, रिएक्शन भी मिलता है, अन्य सिंगर्स होते हैं, Correct. संगीतकारों से मुलाकात होती है। जी। अच्छा, एक बैकग्राउंड की बात करें तो कहते हैं कि साउथ में एक तो नृत्य की बात होती है और गायन की बात होती है। जी। तो जहाँ कन्नड़ भाषा का सवाल है जी। तो कर्नाटक शैली का जो अंदाज है गायन का, जी। वो आपने जरूर सीखा होगा। जी, मैंने किससे सीखा? मेरे बैंगलोर में मेरे घर के पास ही एक गुरुजी रहते थे, टीवी मुत्ताचार्य करके। वो अब नहीं रहे, बहुत साल हो गए उनके गुजरे हुए। उनसे मैंने सीखा है। हमारे साउथ में क्या होता है, एक डिसिप्लिन के तौर से सिखाया जाता है, जो भी या तो डांस या तो संगीत, या तो भरतनाट्यम या कथकली, कुछ भी सिखाते हैं
या कुचिपुड़ी, कुछ भी, या तो डांस सिखाते हैं या तो म्यूजिक सिखाते हैं। जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है वो बचपन में ही हमारे पेरेंट्स देख लेते हैं कि अच्छा इसको डांस में दिलचस्पी है या फिर इसको संगीत में दिलचस्पी है, तो उस हिसाब से हमको क्लासेस में डाल दिया जाता है। तो वो एक डिसिप्लिन के तौर से 8 साल की उम्र से मैंने सीखा है, ऑलमोस्ट टिल आई वाज 12-13। तो मैंने 6-7 साल कर्नाटिक क्लासिकल सीखा है। और कहा जाता है कि हर कल्चर में अपनी वैल्यूज को काउंट किया जाता है। जी। तो ये भी एक जो आपका हिस्सा है जी। परंपरा का, और खास तौर से जो बात रही घर में भी कोई गायक है? जी, मेरी माँ बहुत फेमस लेजेंडरी सिंगर है कर्नाटका में। वो बहुत फिल्म्स में गाया है उन्होंने कन्नड़ा में, और बहुत सारे फोक सॉन्ग्स और डिवोशनल सॉन्ग्स बहुत सारे गाया है उन्होंने। क्या नाम है उनका? उनका नाम है बीके सुमित्रा। बीके सुमित्रा जी। जी। बहुत ही अच्छी गायिका हैं और काफी नाम हमने भी सुना है उनका। जी। क्योंकि देखिए, कर्नाटक शैली हो या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात हो, जी। संगीत के सुर तो वही हैं, जी। लेकिन गाने का जो स्टाइल है, जी। शैलीबद्धता है, जी। और उसका जो एक सुरीलापन है, जी। वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। थोड़ा अलग होता है। ये बात है। जी। क्योंकि भाषा का प्रवाह भी उसमें काम करता है, सही बात जो मीटर में बैठाने के लिए हम अपनाते हैं, सही खास बात। तौर से संगीतकार यूज करते हैं उस बात सही को। बात। लेकिन एज ए सिंगर आपको इसमें समझने में काफी कठिनाई तो नहीं आई होगी, आसानी भी रही होगी, लेकिन एक अजीब सा लगा होगा कि मैं जब हिंदी में गाती हूँ तो मुझे ये अपने मीटर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपने हिंदी म्यूजिक सुना नहीं है और काफ़ी वेरिड, या तो वेस्टर्न, हिंदी, जो भी कुछ भी है, कई तरह के म्यूजिक आपको सुनने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप गायिका बनना चाहते हैं, कोई भी अगर गायक बनना चाहता है तो उसको बहुत लिसनिंग करनी पड़ती है। अगर एक ही तरह का आप सुनते जाओगे तो दूसरे तरह का जब आपको गाना मिलता है तो गा नहीं पाएंगे। अगर मैं सिर्फ कर्नाटिक स्टाइल का ही मैं सीखती, या फिर मैं फिल्म म्यूजिक भी अगर सिर्फ साउथ इंडियन म्यूजिक सुनती, या तो कन्नड़ या तमिल या व्हाटएवर, फिर मुझे हिंदी स्टाइल में गाने का होता ही नहीं। कितना भी मैं कोशिश करूं, वो सडनली ओवरनाइट नहीं होता। बहुत साल आपको सुन के तब आप गाने की कोशिश करते हैं, तो आप समझते हैं कि ये स्टाइल नहीं है, ये थोड़ा स्टाइल अलग है। तो मैंने वैसे बचपन से लता जी, आशा जी, रफी साहब, मुकेश साहब और किशोर जी, उनका सबका गाना मैंने सुना है। विविध भारती तो सुनती ही रहती थी मैं। तो तब अच्छा, ये बताइए, विविध भारती के जो तमाम बचपन से प्रोग्राम सुन रही हैं जी, कौन सा कार्यक्रम नाम के सहित आपको याद है? ईमानदारी से बताइए। एक तो छाया गीत आता था, अभी भी आता है रात को 10 बजे। और हाँ, तो और रात को 9 से 10 बजे कुछ नए गाने आते थे, वो याद नहीं है उसका थोड़ा नाम। परिवर्तित हुआ है। अच्छा, समय अच्छा। समय के अनुसार हवा महल होता था। अच्छा, हाँ, हवा महल। और सुबह सुबह हम अपना लोकल लैंग्वेज का सुनते थे, हम कन्नड़ा सुनती थी। जी, जी। कन्नड़ा आता था विविध भारती में, और दोपहर को हिंदी सुनते थे हम। जरूर। अच्छा, ये बताइए कि हिंदी के तमाम गाने आपने सुने बचपन से, कानों में बहुत रस सारे होते हैं। सुने जी। जो तमाम लीजेंड्स नाम आपने लिए अभी, जी। लता जी से लेके किशोर दा, रफी साहब के, तो जी। हम चाहेंगे कोई अच्छा सा गीत याद आ रहा है आपको इस समय? बहुत सारे ऐसे गाना है जो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। अभी मैं पता नहीं क्यों ये गाना मेरे जहन में आ गया, तो मैं उसका 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं
फकीरा फिल्म का गाना है ये। पता नहीं, आप जब बात कर रहे थे लता जी का, आपने नाम लिया और मुझे ये गाना याद आया। लता जी के इस गाने के बाद हम आते हैं आपकी आवाज पर। यानी सोम्या राव का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे सरगम के सितारे जो सुनने वाले हैं वो सोच रहे होंगे भाई इनकी बातें में तो बताइए, आप गाने ही सुनाए जा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे सौम्या कि बॉलीवुड में एंट्री करने के पहले, जैसे आपने कहा, तमाम साउथ के गाने गाकर आप हिट रही हैं और फेमस रही हैं, लेकिन आप किसको अपना पहला गाना मानती हैं? जंगल फिल्म के उस गाए गाने को या कंपनी फिल्म के गाने को? जो मैंने जंगल में गाया था वो एक ट्रिपलेट था। उसके बाद मैंने प्यार तूने क्या किया फिल्म में एक छोटा सा पीस गाया था जो बैकग्राउंड में यूज किया गया वो था। क्या था? रौंदे है मुझको तेरा प्यार। वो एक दो तीन ही लाइन थे। रौंदे है मुझको तेरा प्यार, चुभता है तेरा इंतजार, डस रही तन्हाइयाँ, दर्द ये कर रहा है पुकार। इतना ही था। ये खास तौर से उस सिचुएशन पे जिन्होंने फिल्में देखी हैं, जी। उर्मिला मातोंडकर, कुलकर्णी सोनाली और फरदीन खान के ट्रायंगल के बीच में आवाजें आती रहती हैं। सही बात वही है। आवाज थी। सही बात है। तो ये यूज किया गया था बैकग्राउंड में, लेकिन ये भी एक फुल फ्लेज गाना नहीं था। और पहला जो गाना मैंने मेरा रिलीज हुआ प्रॉपर एक फुल फ्लेज्ड सोलो गाना, वो कंपनी फिल्म के लिए मैंने जो गाया था आंखों में रहो। वो गाना काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और ये एक ख़ास बात है कि जो म्यूजिशियंस हैं इंडस्ट्री में उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया इस गाने के ऊपर, क्योंकि फिल्म में जो प्रमोट किया गया था गाना वो आशा जी का खल्लास गाना। ये गाना जो था लेकिन रेडियो पे काफ़ी चला। और दूसरी बात है, मुझे एज अ सिंगर सीरियसली लिया गया कि तैयार एक सिंगर आई है इंडस्ट्री में, नई सिंगर आई है, तैयार आई है। ऐसे नहीं कि एक गाना गा के चली जाएगी या ढल जाएगी, ऐसे वाले सिंगर नहीं है, तैयार आई है। तो वो एक रिस्पेक्ट मुझे उस गाने से मिला, इसलिए मैं इस गाने को अपना पहला खास गाना मानती हूँ। उस गाने को हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी गुनगुना कर तो बताइए प्लीज। जी जरूर। आँखों में रहो, बाहों में रहो, होठों पे रहो या दिल में रहो, ये सारे घर हैं तुम्हारे, जहाँ भी दिल चाहे रहो। हाँ। कंपनी फिल्म के संगीतकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, संदीप चौटा जी मेरे राखी भाई हैं और मैं बहुत मानती हूँ उनको, बहुत प्यार करती हूँ उनसे। और बहुत सालों से हमारा एक रिलेशनशिप है। 94-95 में मैं मिली थी उनसे पहली बार, तो बहुत साल हो गए, अभी तो 13 साल। तो बहुत ख़ास एक रिश्ता है। और बहुत अच्छे कलाकार हैं वो, बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं, बहुत सुनते हैं वो। जैज़ शैली का जो म्यूज़िक है बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और जैज़ म्यूज़िक को मुझे जो शौक़ लगा उनके ही थ्रू लगा। अच्छा, कंपनी के बाद आते हैं दम निकालने वाले गानों पर। इशारा आप समझ चुकी हैं जी। तो उसमें आपके परफॉर्मेंस की बात जब आई तो आपने क्या सोचा कि कैसा रहा वो, आपकी नज़र में कैसा रहा? मेरे 2 गाने हैं दम फिल्म में, एक्चुअली 2.5 गाने हैं बोलना चाहिए, क्योंकि 2 ड्यूएट्स हैं और एक गाना है जो ग्रुप सॉन्ग है, लेकिन अंतरे में मेरा एक बहुत खूबसूरत पार्ट आता है, तो इसलिए बोलती हूँ कि 2.5 गाने हैं मेरे उसमें। लेकिन एक जो गाना है बहुत उतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि उसके सिर्फ प्रोमोस दिखाए गए और मूवी में वो गाना नहीं था, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब है वो गाना, क्योंकि एक पूरा जो इंडियन हिंदी फिल्म के जो टिपिकल रोमांटिक सॉन्ग होता है उस शैली में मैंने पहला गाया था। ये मेरा पहला गाना था जो ढोलक वगैरह जो जतिन ललित जी के स्टाइल के हैं, यश चोपड़ा जी, और वो स्टाइल का एक गाना था, मैंने पहली बार गाया था ऐसे स्टाइल में। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है। उसका नाम है दिल ही दिल में हमको मारे, दिल दुखाना आपका। तो उसके 2 लाइन्स, दिल ही दिल में हमको मारे, दिल दुखाना आपका, मान जाओ हम तो हारे, हाय गुस्सा आपका हो गई, जो खता
ना सता भूल भी जा। बहुत ही अच्छा गाया आपने। अच्छा, जैसे कि दम जैसी फिल्म मिली और इसके पहले कंपनी में, जैसे आप मानती हैं जी कि आपको स्थापित गायिका के रूप में अपनाया गया जी और ऐसा रिस्पांस मुंबई इंडस्ट्री से आपको मिला, जी इसके बाद जब कभी आप साउथ जाती हैं तो जी। क्या रिएक्शन होता है उन साउथ के फिल्म वालों का? ऐसा कुछ खास नहीं। उसके उसके बाद मैंने साउथ में कम ही गाने गाए हैं, क्योंकि मैं बॉम्बे पूरा शिफ्ट हो गई। 2001 में मैं बैंगलोर से बॉम्बे आ गई। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो है वो तो सब जगह चलता है, लेकिन बैंगलोर जब जाती हूँ तो आज भी लोग यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ से एक लड़की वहाँ गई है, अकेली रहती है और अकेले अपने लिए एक मुकाम बनाया है और बना रही है और ऊपर चढ़ रही है। तो बहुत गर्व महसूस करते हैं और मुझे भी बहुत खुशी होती है जब बैंगलोर से मुझे कॉल्स आते हैं और लोग कॉल करते हैं और बहुत प्राउडली बात करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसी खूबसूरत बात के साथ दम फिल्म का एक गाना सुनते हैं और फिर करते हैं आगे की बात। जी सुनता जा दिलदारा, सुनता जा दिलदारा, दिल की सुनता जा, कहता जा दिलदारा, कहता जा दिलदारा, दिल की कहता जा। क्यों न छुपा ना मुस्कुरा, हमको पता दिल में है क्या हो यारो। बाकी खुशी हमने तेरी, हमने तेरे शामिल तो कर ले यारा। सुनता जा दिलदारा, सुनता जा दिलदारा, दिल की सुनता जा। माना के राहों में कांटे थे पैरों तले, कांटे कुचल के जो आगे बढ़े वो है दम। माना के हर एक कदम पे थे शोले जले, शोले बुझा के जो आगे बढ़े वो है दम। शोलों में जल, कांटों पे चल, मंजिल तेरी दुनिया बदल दे यारा। बाकी खुशी हमने तेरी, हमने तेरे शामिल तू कर ले यारा। सुनता जा दिलदारा, सुनता जा दिलदारा, दिल की सुनता जा। माना की आंखों में आंसू नहीं है तेरी, आंखों को कैसे झलकने से रोकेंगे हम। हर गम को तू मुस्कुरा के सहे तो सहे, दिल तो तड़पता है, दिल को न टोकेंगे हम। तू ही तो है मेरी खुशी, मेरी हंसी, तू मेरा दम है यारा। बाकी खुशी हमने तेरी, गम में तेरे शामिल तू कर ले यारा। सुनता जा दिलदारा, सुनता जा दिलदारा, दिल की सुनता जा, कहता जा दिलदारा, कहता जा दिलदारा, दिल की कहता जा। क्यों न छुपा ना मुस्कुरा, हमको बता दिल में है क्या वो यारा।
अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सरगम के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं पार्श्व गायिका सौम्या राव से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। सौम्या जी, आप कन्नड़ भाषी होकर हिंदी में एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जी। तो वहां जाकर आप रिएक्शन मिलता है, वो ऐसा ही नहीं होता कि आप साउथ की गायिका हैं और केवल कभी कभी हिंदी में गाना चाहिए? जब वहाँ गा रही थी तब भी मैंने उतना सीरियसली नहीं लिया था, तो मैंने इतना सीरियसली परस्यू नहीं किया उसको। शायद उसकी वजह से मेरा उतना नाम नहीं बना जितना बनना चाहिए किसी भी सिंगर का, क्योंकि बचपन से मैं गा रही हूँ, तो गाने के अलावा मैं और कुछ जानती नहीं, और गाती थी, पॉकेट मनी हो जाता था और कभी उसको सीरियसली लिया नहीं, तो ऐसे कोई नेगेटिव रिएक्शन मुझे मिला नहीं है। मुंबई इंडस्ट्री में जी और वहां की इंडस्ट्री में जी अंतर तो जरूर पाया होगा प्रोफेशनलिज्म का आपने, तो कैसा लगा वहां का रुख और यहाँ का जो एक तौर तरीका है, वो क्या लगा आपको? खास कुछ डिफरेंस नहीं है, एक दो चीजें हैं जो मुझे डिफरेंट लगता है। वहाँ थोड़ा ज्यादा टाइम कीप अप करते हैं, टाइम फॉलो करते हैं। अगर 10 बजे बोलते हैं तो 10 यानी 10:30 तक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक स्टार्ट हो सकता है। यहाँ कभी कभी 10 बोलते हैं तो 1 बज सकता है, 2-2:30 बज सकते हैं, तो वो थोड़ा यहाँ होता है। साउथ में थोड़ा टाइम कीप अप करते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर तौर तरीके कुछ अलग हैं। यहाँ अगर आप कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर हो जो आपको काम देते हैं, उनको अगर आप कॉल करके बात नहीं करो या ये नहीं बोलो, कि वो सोचते हैं कि अच्छा उनको काम करना नहीं है इसलिए कॉल नहीं करते, इसलिए हमसे मिलते नहीं। साउथ में ऐसे होता नहीं है। लेकिन मुंबई इंडस्ट्री का चाहे रवैया आपने ऐसा बताया, लेकिन कई मायनों में यहाँ भी व्यावसायिकता तो बड़ी जोरदार है, लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि जो व्यक्तिगत ताल्लुकात रखने की बात है कि भाई आप ही हमें कॉल कीजिए बार बार, क्या मुझे चाहिए काम, मुझे चाहिए काम, तो ही मिलता है, ये थोड़ी सी एक कलाकार जो सच्चे दिल से काम करना चाहता है उसे अखर जाती है कभी कभी। लेकिन बी अ रोमन वाइल इन रोम, अगर आपको यहाँ रहना है तो इस यहाँ के तौर तरीके के हिसाब से रहना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है, या तो फिर वापस साउथ चले जाओ। भाई हिंदुस्तान अपना है, साउथ जाइए, नॉर्थ जाइए और वेस्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन फिलहाल आप गाना सुनवा के जाइए। जी, आप मेरा ही गाया हुआ एक गाना समय फिल्म से लैला, वो गाना सुना दीजिए। लैला जी। लाइला 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 लाइला। मस्त मस्त तूफानों में मस्त मस्त एक कश्ती है, मस्त मस्त तूफानों में मस्त मस्त एक कश्ती है, मस्त मस्त उस कश्ती में
गाना तो आपने सुनवा दिया। जी हम ये चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले ये भी जानना चाहते हैं कि ए.आर. रहमान से जी कई गायक मुतासिर होते हैं आज जी। के दौर के। जी आप प्रभावित हुई कि डेफिनेटली, क्योंकि जब मैं कॉलेज ख़त्म करके जब मैं म्यूज़िक से ही मैं गुज़ारा कर रही थी, तब मैं बहुत सुनती थी। तब रहमान जी के गाने आने लगे थे। बहुत लोगों की तरह मैं भी प्रभावित हुई हूँ उनके गाने। कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है उनका? बहुत सारे गाने हैं। एक गाना है जो मैं बहुत पसंद करती हूँ उनके, क्योंकि उसके लिरिक्स भी बहुत खूबसूरत हैं। गाना भी बहुत वो तमिल का गाना है, हिंदी में भी डब हुआ था। वो गाना था, कण्णुक्कु मै अழகு कविதைக்கு பொய் அழகு அவருக்கு நானா அவருக்கு நான் அழகு से गाना था। उसका मतलब है कण्णुक्कु मै अழகு, यानी आंखों के लिए जो काजल आप लगाते हैं वो खूबसूरत है। और अवरक नान अழகு, उनके लिए मैं खूबसूरत हूँ। तो ये जो लिरिक्स है बहुत खूबसूरत लिरिक्स थे और गाना भी बहुत खूबसूरत था। और ये मेरे जहन में जब आपने रहमान जी का गाना बताया तो मुझे ये जहन में आया। मैंने कहा ना कि मैं विविध भारती सुनती थी, तो मैंने बहुत सारे सुने हैं। आपने ये भी बताया कि स्टेज शोज भी करती हैं आप। जी कई बार विदेश भी गई होंगी जी। और यहाँ पे कई ग्रुप के साथ किया होगा। मैंने सोनू निगम जी के साथ 3 साल मैंने लगातार शोज़ किए हैं। अभी 1 साल से मैंने थोड़े कम किए हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी काम भी बीच में आए असाइनमेंट थे। ज़्यादा है। सोनू जी के साथ गाते हैं तो सोनू जी को ही सुनना पसंद करते हैं। और जब मैं गाती हूँ तो अपने गाने गाती हूँ ज़्यादा। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो अच्छा संगीत सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं, और उनके लिए मैंने कभी-कभी अच्छे गाने गाए हैं। एक तो मेरा फेवरेट गाना है लग जा गले, दूसरा जो है दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी। द ग्रेट गैम्बलर। जी, तो ये सब गाने मैंने 1-2 बार गाए हैं और लोगों को पसंद आया है। और कॉलेज के ज़माने में जब रही होंगी तो गुनगुनाती भी होंगी ना हिंदी गानों को? मैं ज़रा एक अभी दो भी लाइन तो गुनगुनाती हूँ। अभी आज मैं आ रही थी तो ये गाना आ रहा था, वही दो लफ्ज़ों की है, तो मुझे याद आ गया। अरे मैं गाती थी ये पहले। दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। सौम्या जी, इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, जी आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना जी जो रिकॉर्डेड गाना है जी। वो भी हमारे सुनने वालों को सुनवाते चलें। मैं चाहती हूँ कि आप एक मेरा गाया हुआ एक गाना फैमिली फिल्म से, खतरा खतरा, वो गाना जरा सुनाइएगा। बहुत ही अच्छा गाना है। मस्ती में डूबे डूबे चाह के मौसम को, तेरे भीगे भीगे इन होठों की शबनम को, मदहोशी में होश गवा के कहता दिल दीवाना, कतरा कतरा जिएंगे कतरा कतरा, कतरा कतरा पिएंगे कतरा कतरा। सिर्फ तुमको देखती है अब हमारी आंखें, बस तुम्हारा नाम लेती आती जाती सांसें। तुमने जितना चाहा है कोई और नहीं चाहेगा, तुमसे ये लत होके दिल मेरा चैन कहाँ पाएगा। एक लम्हा भी दूर नजर से मुश्किल है रह पाना, कतरा कतरा जिएंगे कतरा कतरा, कतरा कतरा पिएंगे कतरा कतरा।
आरज़ू में जल रहा है इश्क का अंगारा। रक्त करे मेरी हर धड़कन सुन के तेरी बातें, ना जाने कब दिन गुजरे कब कट जाए मेरी रातें। पल पल जो हमें छेड़ रहा है दर्द है कुछ अनजाना। कतरा कतरा जिएंगे कतरा कतरा, कतरा कतरा पिएंगे कतरा कतरा, कतरा कतरा जिएंगे कतरा कतरा, कतरा कतरा पिएंगे कतरा कतरा। सौम्या राव इस वक्त हमारे साथ हैं और हम उनसे बातें कर रहे हैं जी। उनके उस अतीत की जहां कॉलेज में भी रही हैं और कर्नाटक शैली का संगीत भी सीख रही हैं और जी। इस वक्त हिंदी फिल्मों में गा भी रही हैं। अच्छा सौम्या, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जी। रीमिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेबाक राय चाहिए आप। रीमिक्स जब दौर आया, जब शंकर एहसान लॉय, इनफैक्ट इंस्टेंट कर्मा करके एहसान लॉय एंड फरहद, उन तीनों ने इंस्टेंट कर्मा बनाया था जिसमें शंकर ने भी गाया था, शान ने गाया था दिल क्या करे, और महालक्ष्मी ने गाया था बाहों में चले आओ। तो ये सब जो स्टाइल था बहुत खूबसूरत बनाया था उन्होंने। फिर क्या होता है, हर एक चीज़ का ओवरडोज हो जाता है। फिर यहाँ एक भीड़ चाल मेंटालिटी है, तो एक जो दौर निकलता है वो दौर चलता ही जाता है। फिर ये ओवरडोज हो गया है। मेरे ख्याल से दो ही तरह के संगीत होते हैं, एक अच्छा संगीत और एक बुरा संगीत। या फिर जो रीमिक्स बनता है, ऐसी बात नहीं है कि सब रीमिक्सेस बुरे हैं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि सब रीमिक्सेस अच्छे हैं। कई गाने ऐसे हैं मैंने आज तक उसका ओरिजिनल नहीं सुना है, मैंने सिर्फ रीमिक्स ही सुना है। तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली आज के यंग जनरेशन, जिन्होंने पहले जो ओल्ड गाने हैं उनको सुना ही नहीं है, उनके लिए ये अच्छा है कि उनको ये इस गाने का और मज़ा भी मिलता है। लेकिन उसको एक टेस्टफुली बनाना चाहिए। अगर आप उसको रीपैकेजिंग कर रहे हैं तो उसमें गलत नहीं है। इट शुड बी नाइस, इट शुड बी गुड। रीमिक्स के जो अभी दौर आया है उसमें भी ये फायदा हुआ है, बहुत सारे आर्टिस्टों के घर चले हैं उसमें से, तो उन लोगों की वही रोजी रोटी है। रोजी जी। रोटी चलाने की बात है। जी। तो जो पुरानी मेलोडीज हैं जी। उनके साथ काफी छेड़छाड़ होती रही है वो और तो- इसका कई जो एस्टेब्लिश्ड सिंगर्स हैं जी। उन्होंने ऑब्जेक्शन भी लिया है। जी सही बात है ये तो, लेकिन ये इनएविटेबल है। जब आप एक कंप्यूटर युग में आ रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ अच्छा ही हो उससे। कंप्यूटर का युग जब आया है, जो उसका अच्छा आपको एक फल मिलता है, उसके साथ साथ उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी आपको भुगतनी ही पड़ेगी। या तो फिर आप वही बैकवर्ड सिविलाइजेशन में ही रहो, आप आगे ही मत बढ़ो। तो ये भी एक आई थिंक जस्ट लाइक जो एक इवेंट होता है, एक ऑकरेंस होता है, उसका प्रोज एंड कॉन्स, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। तो ऐसे रीमिक्स के दौर के भी बहुत सारे नेगेटिव्स हैं और काफी सारे पॉजिटिव्स भी हैं। हम भी समझ रहे हैं और डेफिनेटली सुनने वाले भी समझ रहे हैं कि आप ना रिमिक्स की तारीफ कर रही हैं ना बुराई कर रही हैं। जी। लेकिन इस वक्त वो ये भी सुनना चाहते हैं, कोई रिमिक्स की जो गाया है आपने थोड़ी सी लाइन तो जरूर गुनगुना दीजिए। जी, प्रोग्राम मैंने आपका बहुत अपना है। कम गाए हैं, कुल मिला के मैंने 8-9 गाने गाए होंगे एक अच्छे रिमिक्स से के। जो आपको जहन में बसा हो। लेकिन बहुत अच्छा एक चला था, लेस्ली लुइस ने किया था, जिन्होंने आशा जी के साथ भी बहुत सारे रिमिक्सेस किए हैं उनके खुद के गाने का। उन्होंने एक किया था गाना हाय रे हाय तेरा घूंघटा, मैंने कुणाल के साथ गाया था। उसका पूरा एक स्टाइल ही चेंज कर दिया उन्होंने, और अभी आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना सुना हुआ है, लेकिन वो गाने का कोई यही नहीं है, पूरा चेंज कर दिया। मैंने गाना भी बहुत डिफरेंट स्टाइल में गाया है, पूरा लो रजिस्टर में। वो गाना हाय रे हाय तेरा घुंघटा, वो ऐसे आशा जी ने गाया था। मैंने पूरा उसको लो करके हाय रे हाय तेरा घुंघटा, नींद चुराए तेरा घुंघटा, ओ लाज से मैं मर जाऊं रे, जो तू हटाए मेरा घुंघटा। तो ऐसे स्टाइल में मैंने पूरा उसको चेंज करके गाया था। मैंने यह रेशमी जुल्फों का अंधेरा, उसका भी रीमिक्स मैंने गाया था। यह रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराई, जहाँ तक महक है मेरे गेसों की चले आइए।
अच्छा, ये बताइए कि रीमिक्स से हटकर ओरिजिनल बातें करें जी और जैसे जो आपके साथी कलाकार होते हैं, जी मेल सिंगर्स, जी तो किससे ज़्यादा मुतासिर हैं, प्रभावित हैं आप? मैं सोनू जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ क्योंकि वो मैं मानती हूँ कि वो मेरे इंस्पिरेशन है। उनके साथ काम करने से ऐसे लगता है कि एक आदमी कितना कुछ कर सकता है क्योंकि इतने हार्ड वर्किंग है, इतने सिंसियर है, इतने डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है उनके साथ काम करके। मैं एक बहुत प्रभावित हूँ। ओरिजिनल सिंगर कहे जाते हैं कुणाल जी गांजावाला, जी अपनी आवाज़ की रेंज के लिए बहुत मशहूर हैं। जी तो क्या ख्याल है उनके बारे में? बहुत ही एक अच्छा सिंगर हैं वो और इतना उनका अलग स्टाइल है। ही केम एज ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द इनटू द इंडस्ट्री और उन्होंने बहुत मेहनत किया है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। उन्होंने बहुत सारे जिंगल्स गाए हैं इतने साल जब तक उनको मर्डर का गाना हिट नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए थे। उनका एक जो गाना था साथिया फिल्म में, वो हमदम सुनियो रे, वो मेरा बहुत प्रिय गाना है और मैं हमेशा कुणाल को बोलती हूँ ये गाने को आपने उठाया है। ही इज लिफ्टेड द सॉन्ग। एक सिंगर का जो कंट्रीब्यूशन होता है गाने में वो एक ये गाना ऐसा है जहाँ पूरा एक सिंगर का कंट्रीब्यूशन है गाने में। आपको बड़ा प्रिय लगता है गाना, वही सुनवा देते हैं। जी जरूर। Oh, हमदम सुनियो रे, ओ चनिया सुनियो रे, ओ चनिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव चाँद आएगा। ओ हमदम सुनियो रे, ओ चनिया सुनियो रे, ओ चनिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव चाँद आएगा। ओ सुनियो रे, ओ चनिया रे, ओ सुनियो रे, ओ चनिया रे। Hey, here we go. I'm ripping up on the mic, just swinging with the hip, the hop once again. In effect, feel the constant slamming of the bass line. Never mess around with the funk because I'm sneaking, geeking, always finger licking. I don't need Halloween just to be trick or treating because I'm always on top. You ain't gonna walk to you, don't know. हमदम सुनियो रे, ओ जानिया सुनियो रे, ओ जानिया शाम को नंगे पाँव Oh
बहुत ही अच्छा गाना आपको हमने सुनवाया जी। और इसके लिए हम खुद ही अपने आप को धन्यवाद भी दे देते हैं। और दूसरी बात ये भी करते हैं कि आने वाली जो तमाम फिल्में हैं आपकी, जी। जो फ्लोर पर भी हैं कुछ और कई गाने गा चुकी हैं आप, जी। जिनमें एक हमने फिल्म देखी थी, बड़ी अच्छी थी, खोसला का घोंसला। जी। इसमें काफी अच्छा गाया आपने। जी। तो वो कैसे मिली थी फिल्म आपको? 2 गाने मैंने गाए हैं उसमें, बहुत खूबसूरत गाना है। लेकिन फ़िल्म को इसलिए ऐसे प्रमोट किया गया था कि एक पूरा कॉमेडी मूवी है, तो ये गाना उतना प्रमोट नहीं किया गया। इसलिए कैलाश खेर जी का और अदनान जी का गाए हुए गाने प्रमोट किए गए हैं। लेकिन फ़िल्म में ये गाना बहुत खूबसूरत एक मोड़ पे आता है और बहुत खूबसूरत गाना है। ध्रुव धल्ला करके दिल्ली से है म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने किया था। इनके लिरिक्स लिखे हैं जयदीप साहनी, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जंगल से मैं उनको जानती हूँ, जंगल फ़िल्म में जब मैंने गाया था, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था जंगल का, तब से मैं उनको जानती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये गाना सौम्या की आवाज़ में बहुत अच्छी लगेगी, तो इसलिए मुझे बुलाया गया वो गाने के लिए और मुझे एक बहुत खूबसूरत गाने का मौका मिला। डर ये लगता है क्या ये सपना है, अब जो आए हो कल वो कहाँ है, डरता दिल पूछे बार बार, डरता दिल पूछे बार बार, इंतजार एतबार तुमसे प्यार कितना करूं। गीतकारी का कमाल भी इसमें है। जी। अच्छा ये बताइए कि जो आज के दौर के कई ऐसे गीतकार आ रहे हैं जी। जो संगीत भी दे रहे हैं जी। और डायरेक्शन भी कर रहे हैं, जी। तो आपको कैसा लगता है कि कौन गीतकार ऐसा आपको प्रभावित करता है कि इनकी लिरिक्स में बहुत अच्छी बात होती है, पैमाने में होती है और आपकी कर्नाटक शैली से आई हुई हिंदी शास्त्रीय संगीत की जो बात है उसमें फिट हो जाती है? आज जो लिख रहे हैं थोड़ा अलग लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पहले जो लिरिसिस्ट्स हैं उन्होंने एक्चुअली कुछ छोड़ा ही नहीं है कि सब एवरीथिंग इज अबाउट ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, वो तो है ही। लेकिन उसके बावजूद जो आजकल के जो मैंने जयदीप साहनी का नाम लिया, वो एक्चुअली एक स्क्रिप्ट राइटर हैं और स्टोरी और स्क्रिप्ट राइटर हैं, स्क्रीन प्ले सब लिखते हैं। लेकिन कभी कभी जब उनको मन हो जाता है तब लिरिक्स भी लिखते हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। उन्होंने सलाम नमस्ते में भी गाने लिखे थे। उनका लिखने का एक शैली अलग थोड़ा है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और एक है अब्बास टायरवाला, जो अगेन मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। दम में जो मैंने गाने गाए थे, दिल ही दिल में हमको मारे दिल दुखाना आपका। अच्छा, बंटी और बबली में जो गीत गाया था आपने, जी, वो कैसे मिला था आपको, कैसे चुना था उन्होंने? मैं शंकर एहसान लॉय के साथ पहले भी काम कर चुकी थी। 1-2 गाने मैंने गाए थे उनके लिए और जिंगल्स काफ़ी गाए थे। तो शंकर और एहसान ने मुझे कॉल किया और बोला कि ऐसा एक गाना है, तो उसका स्केल थोड़ा ऊपर है। फ़ोन पे ही देख लिया था कि ये नोट रीच हो सकता है, ये नोट रीच हो सकता है। आई सेड हाँ, हाँ हो सकता है। तो मैंने गा के ऐसे गुनगुनाया, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये स्केल पे बना देते हैं। तो बना लिया उन्होंने। तो उन्होंने बुलाया मुझे गाने गाने के लिए, कल रिकॉर्डिंग करना है, आप स्टूडियो पे आ जाइए। मन में सोच रही थी गाना है, यशराज फिल्म्स के लिए है, बड़ी मूवी है, शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक है। और मैं गई और शाद अली थे डायरेक्टर। तो शाद ने कहा ये गाना जो है हम फीमेल से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा शंकर ये तो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा फीमेल के लिए। शंकर जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही सेड इन तमिल, इलामा नहीं पाड़े। सो दैट मीन्स दैट नहीं तुम तो गा लोगे, आराम से गा लोगे, तुम गा लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, अगर हो सके तो गा लूंगी। तो मैंने गाया तो सब लोगों को बहुत पसंद आया। काफ़ी मुश्किल हुआ क्योंकि बहुत हाई है वो गाना, मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन बाद में बहुत तारीफ़ें मिली मुझे। और ऐसा ने ये भी बताया कि यश जी और आदि चोपड़ा ने जब सुना तो बहुत अच्छा लगा उनको और बहुत तारीफ़ की उन्होंने। तो ऐसे मुझे ये गाना मिला और मेरा सबसे बड़ा हिट है आज तक का, बंटी और बबली का नच बलिए। सुनवा देते हैं। आजा उड़िए चल उड़िए, आजा उड़िए उड़ देखिए, आजा उड़िए चल उड़िए, आजा उड़िए उड़ देखिए। आंधी आधी गलियां च चल नचिए, हीरा दिया गलियां च चल नचिए, असी जिंदला तले on the dance floor कुड़िए, ओ जुड़िए चढ़ा दूं,
बलिए ओ चूड़ियां चढ़ा दूं ओ मेहंदियां करा दूं ओ झांझरा पवा दूं वो चूड़ियां चढ़ा दे, वो रेलियां करा दे, वो चांदरा पवा दे। Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody, and everybody just clap your hands. Come on, that's funny, come on. Come on, that's funny, come on. Come on, that's funny, come on. यहाँ पे होती ही नहीं है ये सड़क तो सोती ही नहीं है पलकों पे चलते हुए बस ख्वाब है जागते रहते हैं आजा वे बलिए, रज के तू नच बलिए। आजा नी बलिए रज के तू नच बलिए रधियानी गलियां च चल नचिए, हीरानियां गलियां च चल नचिए। अब जिंदगी नहीं On the dance floor, मुंडिए। नच बलिए ओ चूड़ियां चढ़ा दूं ओ मेहंदियां करा दूं ओ झांझरा पवा दूं बंटी और बबली के बाद एक शो आता था, आपने जो जिक्र किया था बाद में इस गाने जी। को सुनाने से पहले, जी, वो क्या था? मैं फेम एक्स में फैकल्टी के तौर पे मैंने काम किया है। पलाश सेन जो यूफोरिया के लीड सिंगर हैं और वो प्रिंसिपल थे और डीन थे फेम एकेडमी के, और मैं वाइस प्रिंसिपल थी। और अभी वो फेम गुरुकुल करके पहले आता था, पहला सीजन का। गुरुकुल की जहाँ तक बात थी तो गुरु फिल्म को हम भूल नहीं पाएंगे। और क्या कहना चाहेंगी, ये अचानक एक सुपरहिट फिल्म हो चुकी है, जी। तो इसमें आपको क्या फायदा हुआ, मतलब प्रोफेशनली? ये दुख है कि गाना सीडी में नहीं है, इसलिए क्योंकि सीडी रिलीज होने के बाद गाना हमने रिकॉर्ड किया। ये लास्ट मिनट इंक्लूजन था मूवी में, और मूवी में है ये गाना। लेकिन मुझे एक और मौका मिला गुलजार साहब के साथ वर्क करने का। मेरा पहला हिंदी रिलीज है रहमान जी के साथ, तो ये खास है मेरे लिए गाना। अलग अलग स्टाइल्स में गाना, अलग अलग कंपोजर्स के कंपोजिशंस गाना बहुत अच्छा लगता है हर एक सिंगर को। आपकी दुआ कबूल हो और आप हमारे स्टूडियो में आई, और हम चाहेंगे कि बहुत लंबी पारी खेलें आप गायकी के फील्ड में, बहुत और शुक्रिया। अच्छी एक गायिका के रूप में आपका नाम गायन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। धन्यवाद, थैंक यू। सरगम के सितारे। आप सुन रहे थे पार्श्व गायिका सौम्या राव से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत पर आधारित ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का संपादन किया PKA नायर ने, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा।